It's all about humanity. हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। मैं स्वागत करता हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष सोनोने आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है ऑल अबाउट लॉ, जिसमें हम बातें करेंगे दोस्तों भारत के अलग अलग लॉज की। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा कि प्री इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और अलग अलग मॉडल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों आज हम डिस्कस करते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि हमारे भारत के संविधान के अलग अलग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो शुरुआत करते हैं पहले फीचर से, वो है प्रियम्बल। प्रियम्बल संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसे इसको डिस्क्राइब किया गया है अलग अलग वर्ड्स में, और इसे कहते हैं कि प्रियम्बल इज़ द की टू ओपन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब प्रियम्बल के बारे में दोस्तों हम एक अलग लेक्चर में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और विथ इट्स यूनिक फीचर्स। दोस्तों हमारे संविधान का दूसरा फीचर है द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसमें 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स है। इसमें बहुत सारे प्रावधान है दोस्तों, बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, इमरजेंसी प्रोविजंस, इलेक्शन कमीशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, अटॉर्नी जनरल और बहुत सारे प्रोविजंस हैं। भारत का एक विविधता वाला देश है, इसमें बहुत सारे अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स को ये पता था कि इन सब को जस्टिस मिलने के लिए भारत का संविधान एक डिटेल्ड संविधान होना चाहिए, एक डिस्क्रिप्टिव संविधान होना चाहिए, और इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने डेलिबरेटली भारत के संविधान को लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बनाया। इस संविधान में कुछ राज्यों के लिए खास प्रोविजंस, प्रावधान दिए गए हैं, जैसे आसाम हो, मिज़ोरम हो या नागालैंड हो। इसके अलावा दोस्तों जो भी वल्नरेबल ग्रुप्स है, जो पिछड़े वर्ग है, जैसे SC, ST, OBC, वुमन और चिल्ड्रन, इनके लिए भी एक स्पेशल प्रोविजंस इस भारत के संविधान ने दिए हैं। तीसरा दोस्तों है सॉवरेन स्टेट। भारत एक सॉवरेन स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, सेक्युलर स्टेट है, डेमोक्रेटिक स्टेट है और रिपब्लिक स्टेट है। स्वतंत्रता के पहले भारत के ऊपर दोस्तों ब्रिटेन के राजा या रानी थे, उनका कंट्रोल था, लेकिन जैसे ही हम स्वतंत्र हुए, हमको इंडिपेंडेंस मिला, तो भारत का जो एक स्टेटस था वो एक सॉवरेन स्टेट, सार्वभौम स्टेट में परिवर्तित हुआ। और भारत में ये जो सारे टर्म्स है, फ्रेजेस है, इसका पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों संविधान में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को अचीव करने के लिए, उसको संपादन करने के लिए भी बहुत सारे प्रावधान बनाए गए हैं। प्रियम्बल में इन सारे वर्ड्स का, इन सारे शब्दों का उल्लेख किया गया है। इसमें सिर्फ उसका उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन उसका एक बहुत ही गहरा अर्थ इसमें छुपा हुआ है। वो जब हम प्रियम्बल का लेक्चर देखेंगे तो उसमें इसको हम डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे कि सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, सॉवरेन स्टेट, डेमोक्रेटिक स्टेट और रिपब्लिक स्टेट का मीनिंग क्या है। दोस्तों इसका अलग बाकी दूसरा फीचर है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, जो हमारे बहुत ही पास आता है, जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में पार्ट 3 में दिए गए हैं, जो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक एक्सप्लेन किए गए हैं। बहुत सारी फंडामेंटल राइट्स है दोस्तों, जैसे राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फंडामेंटल फ्रीडम्स ऑफ रिलीजन। दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण राइट्स हैं। माइनॉरिटी एंड कल्चरल राइट्स, और सबसे महत्वपूर्ण राइट है दोस्तों आर्टिकल 32, दैट इज़ राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। मतलब जैसे एक मैक्सिम है कि इबी जस इबी रेमेडियम, वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। अगर आपको राइट्स दिए गए हैं तो उस राइट्स को
इन्फोर्स करने के लिए रेमेडीज़ भी देनी चाहिए, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 32 में दिए गए हैं, विथ वेरियस रिट ऑफ मैंडामस, रिट ऑफ सर्शोरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को पूछा गया असेंबली में कि आपका सबसे फेवरेट आर्टिकल कौन सा है, तो उन्होंने कहा था कि आर्टिकल 32 विच इज़ द वेरी हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों तो देखिए मतलब इसका महत्व कितना बड़ा है कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी आर्टिकल 32 को इतना सिग्निफिकेंस देते थे। दोस्तों अगला है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को पार्ट 4 में आर्टिकल 36 टू 51 तक एक्सप्लेन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। अभी आर्टिकल 36 से लेके 51 तक बहुत सारे डायरेक्टिव्स दिए गए हैं। ये डायरेक्टिव्स मतलब जब भी कोई स्टेट कोई लेजिस्लेशंस बनाएंगे तो वो स्टेट इन डायरेक्टिव्स को कंसिडर कर सकते हैं, जैसे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी, राइट टू इक्वल पेमेंट फॉर मेन एंड वुमेन, वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन हो। तो ये सब जो डायरेक्टिव्स की सूची है, डायरेक्टिव्स की लिस्ट है, वो हमारे पार्ट 4 में दी गई है। इसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और राज्यों के लिए मार्गदर्शक सूची भी कहते हैं। दोस्तों अगला है दोस्तों वेलफेयर स्टेट, जिसे हम कल्याणकारी राष्ट्र कहते हैं। अब ये जो वेलफेयर स्टेट की कल्पना है वो सभी सिविलाइज्ड नेशंस जो है उन्होंने अडॉप्ट की है। ये वेलफेयर स्टेट मतलब जो सारे रिसोर्सेस है वो लोगों के लिए यूटिलाइज़ करना, उनके कल्याण के लिए यूटिलाइज़ करना, उनके वेलफेयर के लिए यूटिलाइज़ करना, ये हमारे स्टेट का दायित्व है, ये हमारे स्टेट की ड्यूटी है कि वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करेगी थ्रू वेरियस पॉलिसीज़, थ्रू वेरियस स्कीम्स, जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। जैसे हमारा बजट पेश होता है तो उसमें वेलफेयर स्टेट की जो कंसेप्ट है, वेलफेयर स्टेट की जो कल्पना है वो उसमें दिखती है हमें। दोस्तों अगला है सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सिटीजनशिप दोस्तों एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है हमारे संविधान का। सिंगल सिटीजनशिप मतलब हम पहले भारतीय है और मरते दम तक हम भारतीय ही रहेंगे। हम में से कोई भी पंजाबी नहीं, महाराष्ट्रियन नहीं या साउथ इंडियन नहीं। हाँ, वो डोमिसाइल की बात अलग है, लेकिन जहाँ भी हमारे यूनिटी और इंटीग्रिटी का सवाल पैदा होता है तो हम कहते हैं कि हम इंडियंस हैं। अब ये जो सिंगल सिटीजन्स की कंसेप्ट है उसके पीछे बहुत ही बड़ा एक बैकग्राउंड था। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स को पता था कि इंडिया एक बहुत ही डाइवर्स कंट्री है जहाँ पे बहुत सारे रीजन्स है, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, और अगर हम ड्यूअल सिटीजनशिप उनको देते हैं तो शायद यूएसएसआर की तरह भी उसका विघटन या डिसइंटीग्रेशन हो सकता है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स ने जानबूझ के दोस्तों हमें सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड की है। अब ये डबल सिटीजनशिप या ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविज़न जो है वो अमेरिका में है, मतलब फेडरेशन का एक अलग सिटीजनशिप और उनके जो स्टेट्स है उनका एक अलग सिटीजनशिप वहाँ के सिटीजन्स को मिलता है। लेकिन भारत में ये प्रोविजंस अप्लाइड नहीं की जाती। हम सभी भारतीय हैं और हम जब भी कोई फॉर्म भरते हैं तो हम सिटीजनशिप के कॉलम में लिखते हैं कि हम इंडियन हैं। दोस्तों दूसरा है एडल्ट सफरेज। अब ये जो एडल्ट सफरेज जो है वो एक अच्छा कंसेप्ट है। वो एबॉलिश करता है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन एंड कम्युनल इलेक्टोरेट्स को। दोस्तों 1988 से पहले 21 साल की उम्र में वोट देने का अधिकार था, लेकिन 1988 में जब एक अमेंडमेंट आया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, वहाँ से 18 साल की उम्र में अब वोट दे सकते हैं। ये एडल्ट सफरेज का जो कंसेप्ट है वो भारत की एकता, अखंडता और भाईचारा कायम रखने के लिए दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों हम सब जानते हैं जब भी कोई इलेक्शंस आते हैं ग्राम पंचायत से लेकर लोकसभा तक, तो हम जो भी 18 साल के सिटीजन्स हैं वो वहाँ पे वोट दे सकते हैं। दोस्तों बाद में आता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर भी उसको कहा सकते हैं, जिसमें फेडरल गवर्नमेंट को अलग पावर्स हैं, स्टेट यूनिट्स को अलग पावर्स हैं। हमारे जो संविधान के आर्टिकल 74 एंड 75 है उसमें
सेंट्रल का पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है, और आर्टिकल्स 163 एंड 164 जो है उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का जो है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज का एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताया गया है। जैसे लोकसभा और राज्यसभा, और स्टेट्स के लिए जैसे हम जानते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद, तो ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने एडॉप्ट किया है। दोस्तों बाद में आता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। ये बहुत ही यूनिक फीचर हमारे भारत के संविधान का है। जैसे कहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल है मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर हमें कुछ अच्छे प्रावधान इसमें लाने हैं, अमेंडमेंट्स करने हैं, तो इसमें हम वो सिंपल मेजॉरिटी से कर सकते हैं। ताकि दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स को इतना विजन था कि आगे जाके उनको पता था कि बहुत सारे टेक्निकल डेवलपमेंट्स, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स आने वाले हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने अडॉप्ट करनी चाहिए। तो उसमें उन्होंने वो फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी। इसलिए दोस्तों 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट्स हम आज देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में हो रहे हैं। रिजिडिटी ये भी एक बहुत ही खास फीचर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बहुत बड़े मेजर चेंजेस लाने हैं तो उसके लिए आपको स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, वो आप इतने सिंपली उसको ला नहीं सकते। ये एक बहुत ही हमारे यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का मिश्रण हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। फिर बाद में आता है दोस्तों फेडरेशन विथ स्ट्रॉन्ग सेंटर। अब हम जब फेडरलिज्म की बातें करते हैं तो हमको पता होता है कि डिवीजन ऑफ पावर्स, मतलब फेडरेशन को अलग पावर्स, स्टेट्स को अलग पावर्स। जैसे अमेरिका इज़ अ प्योर फेडरल स्टेट। लेकिन हम जब हमारे संविधान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ फेडरलिज्म का भी कंसेप्ट है और यूनिटरी का भी कंसेप्ट है। हमारे यहाँ फेडरेशन है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको थोड़ा अपर हैंड दिया गया है, उसको थोड़ा महत्व दिया गया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट्स को पावर्स भी ज़्यादा दिए गए हैं। जैसे लिस्ट्स है, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, तो उस लिस्ट के तहत जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर्स ज़्यादा दिए गए हैं रिगार्डिंग फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग इमरजेंसी प्रोविजंस, रिगार्डिंग एक्सटर्नल अफेयर्स, रिगार्डिंग एटॉमिक एनर्जी, रिगार्डिंग टैक्सेशन, रिगार्डिंग डिफेंस, रिगार्डिंग बजट एक्सेट्रा। तो इन सभी एरियाज़ में जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं। इसलिए ये एक यूनिक और अच्छा फीचर है कि फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। फिर आता है दोस्तों सेक्युलरिज्म, सेक्युलर स्टेट। ऐसा कहते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट। सेक्युलरिज्म मतलब क्या, कि भारत का संविधान किसी भी धर्म को अडॉप्ट नहीं कहता। भारत का संविधान कभी नहीं कहता कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, या भारत एक मुस्लिम राष्ट्र है, या भारत एक क्रिश्चियन राष्ट्र है, क्योंकि भारत एक सेक्युलर स्टेट है। मतलब भारत सभी धर्मों का आदर करता है, सभी धर्मों को अडॉप्ट करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपेगेट करने का उसको राइट्स देता है। अगर आप आर्टिकल 25, 26 देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान में, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि आप अपने चॉइस का कोई भी रिलीजन उसको प्रोफेस कर सकते हैं, प्रोपेगेट कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनमें कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिए हैं दोस्तों, वो एब्सोल्यूट नहीं है। तो ये एक हमारे सेक्युलरिज्म का एक संविधान का बहुत ही एक खास फीचर है। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया तब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर ही एक सेक्युलर है। फिर आता है दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज़, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। जैसे फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 हो जो डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 16 हो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी देता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 हो जो वुमेन और चिल्ड्रन के लिए अलग प्रोविजंस बनाने के प्रावधान देता है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 हो जो CSC, ST और OBCs के लिए एक अलग प्रोविजंस बनाने के प्रावधान देता है। तो ऐसे दोस्तों सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस अचीव करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे आर्टिकल इसमें दिए गए हैं। फिर आता है दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर थियरी। अब ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थियरी है शायद आपने सुना भी होगा कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में जो 1973 में इसको डिसाइड किया गया, लार्जेस्ट बेंच जिसको 13 जजेस के बेंच ने उसको डिसाइड किया गया,
और उसमें एक इम्पोर्टेंट जजमेंट दिया गया कि पार्लियामेंट के जो पावर्स हैं आर्टिकल 368 में रिगार्डिंग अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को हाथ नहीं लगा सकते। अब ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, तो जैसे रूल ऑफ लॉ, प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स जो है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार ला सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है, लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को वो हाथ नहीं लगा सकता। फिर बाद में आता है दोस्तों रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी हमारे संविधान का एक अलग फीचर है, जिसमें 395 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है और 22 पार्ट्स है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ जो स्टेट्स है उनके अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे यूनाइटेड किंगडम हो या सऊदी अरेबिया हो। तो हमारे संविधान जो है वो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है, हर एक चीज़, हर एक प्रोविज़न इसमें एक्सप्रेसली मेंशन की गई है। दोस्तों बाद में आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इट इज़ द मदर एंड फादर ऑफ ऑल लॉज। मतलब क्या होता है दोस्तों कि इसके ऊपर कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट्स गवर्नमेंट को कोई भी लेजिस्लेशंस बनाने हैं, कोई भी कानून बनाने हैं, तो उन्होंने ये ध्यान रखना चाहिए कि उनके कानून कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के विरुद्ध या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट नहीं होना चाहिए। तो शॉर्ट में दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनके लिए एक लिटमस टेस्ट है। जैसे हम स्कूल्स में वो लिटमस टेस्ट करते थे, तो उनके लिए वो एक लिटमस टेस्ट है। केल्सन कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द ग्रैंड नॉर्म, इट इज़ द एपेक्स लॉ ऑफ द लैंड। सो इसलिए दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन हम सभी को राइट्स देता है, ड्यूटीज़ देता है और स्टेट को ये पॉलिसीज़ भी देता है कि कैसे गवर्न करना चाहिए। दोस्तों आता है डिवीजन ऑफ पावर्स। जैसे हमने डिस्कस किया कि एक फेडरलिज्म का फीचर है कि इसमें डिवीजन ऑफ पावर्स होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये डिवीजन ऑफ पावर्स का जो फीचर है वो फॉलो किया गया है। जैसे सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे सेंट्रल लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकता है, स्टेट लिस्ट है तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बना सकते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट है तो दोस्तों उसमें दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स लेजिस्लेशंस बना सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द लॉज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, द अपर हैंड इज गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेजिस्लेशंस प्रिवेल होंगे। ये डिवीजन ऑफ पावर्स है दोस्तों। फिर आता है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जैसे हमने देखा कि लोकसभा है, राज्यसभा है। जैसे लोकसभा का स्ट्रेंथ है दोस्तों 550, जिसमें लोकसभा को लोअर हाउस भी कहा जाता है। 530 पीपल जो है वो चुन के आते हैं, 20 पीपल जो है 20 मेंबर्स जो है वो यूनियन टेरिटरीज से चुन के आते हैं, और दो जो मेंबर्स हैं उनको प्रेसिडेंट एंग्लो इंडियन कम्युनिटीज से नॉमिनेट कर सकते हैं। अभी का जो स्ट्रेंथ है दोस्तों लोकसभा का वो 543 है। दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा की स्ट्रेंथ है दोस्तों 250 और एक परपेचुअल बॉडी है, वो कभी डिसॉल्व नहीं होती। राज्यसभा में जो स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है वो दोस्तों अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब उनके पॉपुलेशन के बेसिस पे हर एक स्टेट से राज्यसभा के मेंबर्स चुने जाते हैं। तो ये दोस्तों हमारा बाइकैमरल सेटअप ऑफ लेजिस्लेचर है। और बाद में दोस्तों आता है फंडामेंटल ड्यूटीज़। दोस्तों हमने राइट्स देखे, जैसे हमारे राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देखे। लेकिन आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी मेंशन किए गए हैं दोस्तों, जैसे टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, टू रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने उसमें अडॉप्ट किए गए हैं। तो ये थे दोस्तों सारे हमारे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन: प्रीएम्बल, लेंदियस कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेन स्टेट, फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वेलफेयर स्टेट, सिंगल सिटीजनशिप, एडल्ट सफरेज, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, rigidity with flexibility, federation with strong center, independent judiciary, secular state, secularism, socio-economic policies, basic structure theory, written constitution, supremacy of the constitution, division of powers, bicameral legislature और fundamental duties। तो दोस्तों ये थे हमारे
संविधान के साइलेंट फीचर्स। आज हम यही रुकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए हम रुकते हैं। गुड बाय, टेक केयर।